जय हिंद साथियों। आज हमारे डीके एजुकेशन पॉइंट द्वारा आपके लिए भारतीय संविधान के भाग 1 को प्रारंभ किया जा रहा है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है भारत में संविधान की ज़रूरत लगी और किस देश के संविधान से हमने क्या क्या जो है प्रमुख बातें ली या फिर जो हमें ठीक लगा, जो हमारे भारत देश की परिस्थिति पर अपना अनुकूल प्रभाव व्यक्त करता था। ऐसी बातों को हमने जो है दूसरे देश की यानी कि किसी भी विदेश ऐसे 60 देशों से जो है हमने उनके संविधान से मुख्य मुख्य हमारे देश के लिए हमने ली। ठीक है, तो इन सभी बात के बारे में हमने जो पढ़ा था। ठीक है, और भी कई बातें जो आपको जानना है तो वहाँ पिछले कक्षा में या फिर पिछले वीडियो को आप देख लीजिए, जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छी भाषा में आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसके पहले मैं आपसे बात करूँ भारतीय संविधान के पार्ट 1 को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत का ये जो संविधान है, इस संविधान में हमारे द्वारा जो भी जिस भी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, यानी कि जो भी हमारे द्वारा भाषा, वो बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। जैसे कि मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास में ये भारतीय संविधान की बुक है, तो इस भारतीय संविधान की बुक में आपको स्पष्ट तरीके से नहीं समझ आएगा, आप जो है अच्छे से इस बुक में से नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए जो है हमने जो है बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में जो है आपके लिए यह टॉपिक लाए हैं, तो आप विशेष रूप से इस पर जोर दीजिएगा। तो भारतीय संविधान के भाग 1 को हम प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में जो है आप जो भी आपके साथी है, जो भी भाग 1 को पढ़ना चाहता है, भारतीय संविधान को जानना चाहता है, भारतीय संविधान को जानने के लिए जो है आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए या फिर जो भी पूरे भारतीय संविधान पढ़ने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको जो है हमारी जो भी नई वीडियो अपडेट आता रहेगा डेली, उसके बारे में आपको जो है पता चलता रहे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 की। भारतीय संविधान के भाग 1 की मैं बात करूं तो भारतीय संविधान का भाग 1, भारतीय संविधान का भाग 1 क्या कहता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। कैसे संघ और उसके राज्य क्षेत्र? भारत क्या है? भारत एक संघ है। क्या है भारत? भारत एक संघ है, एक यूनियन है भारत। किस प्रकार से? अन्य राज्यों का, जैसे कि हमारे देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी को मिलाकर एक भारत देश का निर्माण होता है, यानी कि यूनियन का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 1 की, जिसका नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसके बारे में संघ और उसके राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लगाकर अनुच्छेद 4 तक जो है आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो जो है हम इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। हमने आपको बताया कि हम भारतीय संविधान के भाग 1 को पढ़ रहे हैं। भाग 1 में क्या है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र आते हैं। इसके बारे में हमें अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 तक का वर्णन हमें मिलता है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लगाकर अनुच्छेद 4 तक का विवरण मिलता है, जिसमें कि हम भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 1 की बात करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारतीय राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है। क्या है भारत? भारत राज्यों का एक संघ है। अलग अलग राज्य, कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनका एक संघ है। कौन? भारत। भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। भारत क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है और इसके जितने भी राज्य, कितने राज्य? 8 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वह टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये बात हमने अनुच्छेद 1 में पढ़ी। हमने अनुच्छेद 1 में पढ़ा है, हमने अनुच्छेद 1 में पढ़ा कि किस प्रकार से जो है भारत राज्यों का एक संघ है और इसके जो भी राज्य क्षेत्र है वह टूटकर कभी भी अलग नहीं हो सकते। भारत का जो भी राज्य क्षेत्र है और भारत के जो भी राज्य है वह कभी भी टूटकर भारत कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता। भारत कभी भी टूटकर जो है अलग नहीं हो सकता। भारत के राज्य टूट सकते हैं लेकिन भारत कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जितने भी राज्य
कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत के जितने भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वह जो है भारत से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, राज्य जो भारत के जितने भी राज्य वह भारत से अलग नहीं हो सकते, लेकिन भारत का कोई राज्य एक अलग राज्य का निर्माण कर सकता है, वो अनुच्छेद नंबर 2 में दिया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की बात करें तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि टूटकर अलग नहीं हो सकते। तो कि भारत का कोई सा भी राज्य जो है वह टूटकर अलग नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि भारत क्या एक यूनियन है। क्या है भारत? यूनियन है, एक संघ है, अलग अलग राज्यों का एक संघ है भारत, जो कि टूटकर अलग नहीं हो सकता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा, जनमत के द्वारा चुना गया एक देश है भारत। तो भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है और इसके सभी राज्य क्षेत्र टूटकर कभी अभी अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसके बाद में बात करते हैं हम कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल यानी इसका मतलब होता है परिसंघ। ये तो हो गया भारत के बारे में। इसके बाद में मैं कॉन्फेडरल की बात करूं तो कॉन्फेडरल में परिसंघ आता है। परिसंघ तो कोई ऐसा देश, किसी भी ऐसे देश को मान लीजिए जिसके जितने भी राज्य होते हैं, या फिर कोई देश है ही नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात तो है कि वो देश है ही नहीं। पहले तो कोई भी 4, 5, 10 जितने भी राज्य होते हैं, सभी राज्य मिलकर अगर किसी देश का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? फेडरल यानी कि परिसंघ कहलाते हैं। बिल्कुल कहलाते हैं परिसंघ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर कई राज्य मिलकर अगर किसी देश का निर्माण करते हैं तो वो फेडरल यानी कि परिसंघ कहलाते हैं। ठीक है, समझ आया होगा आपको। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है। भारत जो है राज्यों का एक संघ है, लेकिन फेडरल यानी कि परिसंघ में क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है कि जितने भी राज्य 5, 10, 15, 20 आप कितने भी राज्यों को समझ लीजिए, वो सभी राज्य अपनी अपनी सहमति से एक अलग ही देश का निर्माण करते हैं। तो वो क्या कहलाता है? परिसंघ कहलाता है। अगर कोई 4, 5, 10 या फिर कितने भी राज्य मिलकर एक अलग देश का निर्माण करते हैं, एक अलग देश बनाते हैं, तो फिर वो क्या कहलाता है? परिसंघ कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं हम फेडरल। फेडरल की बात करें हम तो फेडरल का मतलब होता है संघ। ये किस प्रकार से संघ? तो इसमें क्या होता है फेडरल में? इसमें राज्य तो होते हैं, लेकिन वह सभी राज्य अलग अलग होते हैं। एक देश तो हो गया, एक पूरा देश तो हो गया, ये माना हमने कि ये पूरा देश तो है, लेकिन इस देश में जितने भी राज्य हैं वो सभी क्या है? अलग अलग है, एक नहीं है, उनका कोई यूनियन नहीं है। तो वो क्या कहलाएंगे? वो परिसंघ कहलाएंगे, क्योंकि उनका यूनियन तो है ही नहीं। मान लीजिए कि ये मैंने आपको बताया कि जो देश है फेडरेशन होते हैं उनके राज्य टूट सकते हैं, तो यही फेडरेशन है, मतलब कि फेडरल यानी कि संघ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान की बात करें हम, यूएसए यानी कि हम अमेरिका के संविधान की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका जो देश है उसके जितने भी राज्य होते हैं वह जो है टूटकर अलग हो सकते। मान लीजिए कि ये अमेरिका है, तो अमेरिका की ये 4 राज्य, इनकी इच्छा हो गई कि हमें जो है अमेरिका में नहीं रहना है, तो इसके किसी पड़ोसी देश में वो मिल सकते हैं या फिर एक अलग से अपने देश का निर्माण कर सकते हैं। तो अमेरिका क्या है? एक अलग ही देश है, यानी कि वो क्या है? वो भी संघ है, फेडरल है। तो उसके अंदर क्या होता है? अमेरिका के अंदर जितने भी राज्य होते हैं अमेरिका के, वो सभी टूटकर अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत क्या है? यूनियन है, उसके कोई भी राज्य जो है भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। भारत राज्यों का एक संघ है, भारत का कोई सा भी राज्य जो है भारत से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अमेरिका के जो भी राज्य आते हैं वो सभी जो है, सभी नहीं मतलब जिनकी इच्छा हो वो अलग हो सकते हैं और एक अलग ही देश का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में मैं आगे बात करूं आपसे, तो इसी में क्या होता है? अमेरिका में जितने भी राज्य है या फिर यूएसए के जितने भी राज्य, यूएसए यानी कि अमेरिका के जितने भी राज्य हैं वो सभी राज्य का अपना अलग अलग ध्वज होता है। अमेरिका
का जो राज्य संघ होता है वह फेडरल है। तो अमेरिका के जितने भी राज्य हैं वो सभी राज्यों के अपने अलग अलग झंडे हैं, अपने अलग अलग संविधान हैं, क्योंकि वहाँ पर राज्यों का एक समूह नहीं है, बल्कि उसके जो भी राज्य है, राज्य क्षेत्र है, वह अमेरिका से कभी भी अलग हो सकते हैं। कितने राज्य है भाई अमेरिका में? 50 राज्य, जो कि अमेरिका से कभी भी अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत राज्यों का एक संघ है और वह जो है जुड़ कर रहता है। कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के साथ में भारत जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको समझ आया होगा। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, संसद जो होता है उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा होती है, उन्हीं को लोकसभा और राज्यसभा होती है और इन्हीं का काम होता है देश पर शासन करना। संसद के अंदर जो भी सदस्य होते हैं यानी कि एमपी होते हैं, वही होते हैं जो कि देश पर शासन करते हैं, हमारे देश पर यानी कि भारत पर शासन करते। तो वो देश के शासनकर्ता जमात हुई कौन? एमपी, यानी कि हम जिसको सांसद बोलते हैं। ठीक है, तो संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, राष्ट्रपति को पहले सूचना देंगे, सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। तो संसद जो होता है, अगर कोई देश अपने इच्छा अनुसार भारत में मिलना चाहता है, अगर कोई भी देश या फिर किसी देश का कोई संघ, किसी देश का कोई राज्य अगर अपनी इच्छा अनुसार भारत में मिलना चाहता है, तो भारत उसके लिए मना थोड़ी कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा भारत उसके लिए मना। भारत तो कहेगा कि भाई आइए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा राज्य क्षेत्र बढ़ेगा, कोई विषय वाली बात नहीं है। लेकिन उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होते हैं और उस गाइडलाइंस में पहले उनको जो है राष्ट्रपति को इस बात की सूचना देनी होती है कि हम जो है किसी अन्य देश से जो राज्य वो भारत में मिलना चाहता है, तो उस राज्य को हम भारत में मिला रहे हैं। जैसे कि हम बात करें तो सिक्किम 16 मई 1975 को सिक्किम क्या हुआ? भारत में विलय हुआ, यानी कि सिक्किम भारत से मिला, किसी कोई अन्य देश का भाग था वो, तो वो क्या हुआ? भारत में मिला। कब मिला? 16 मई 1975 को सिक्किम भारत में मिला। तो ये अनुच्छेद 2 में इसका वर्णन है कि किसी भी देश का, या तो फिर खुद देश हो या फिर किसी भी देश का कोई भाग अगर भारत में मिलना चाहता है तो मिल सकता है। यह अनुच्छेद 2 में इसका विवरण बिल्कुल मिलता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 3। आपको समझ आया होगा कि राष्ट्रपति को अनुमति, राष्ट्रपति को पहले सूचना देनी होती है, उसके बाद कोई भी विदेशी राज्य जो होता है भारत में मिल सकता है। ठीक है, इसके पहले नहीं मिल सकता है। जैसे कि 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य जो है भारत में उसका विलय हुआ। ठीक है, फिर हम इसके बाद बात कर रहे हैं अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 की बात करें हम तो संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, संसद को क्या करना होता है? हर बार राष्ट्रपति को सूचना देना होती है। राष्ट्रपति को सूचना क्यों देना होती है? क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वह देश के प्रमुख के रूप में देश के शासक होते हैं। ठीक है, देश के राजा अगर हम माने तो राष्ट्रपति ही होते हैं। तो संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर एक राज्य का निर्माण, एक नए राज्य का निर्माण, अगर एक नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन। मान लीजिए कि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और 1 नवंबर 2000 को जो हुआ इसका विभाजन हो गया। विभाजन के पश्चात इसका एक अलग ही राज्य बना, मध्य प्रदेश से अलग होकर एक अलग ही राज्य बना जो कि छत्तीसगढ़ था। तो वह अलग राज्य जो बना उसकी सूचना जो है हमें पहले राष्ट्रपति को देना होती है। बिना राष्ट्रपति को सूचना दिए हम जो है किसी प्रदेश से किसी अन्य प्रदेश का जो है हम अलग नहीं कर सकते। किसी अन्य प्रदेश का निर्माण, राज्य का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ पाए होंगे आप। ओके, तो संसद राष्ट्रपति को पहले अनुमति देते हैं और नए राज्य का निर्माण करते हैं, संसद को क्या करना होता है? राष्ट्रपति को अनुमति देना होती है कि हम जो है मध्य प्रदेश से निकालकर छत्तीसगढ़ नामक एक राज्य अलग से बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके अनुमति का विवरण हमें अनुच्छेद नंबर 3 में मिलता है। ठीक है, फिर हम बात करें वर्तमान राज्य, जो भी राज्य है उसका क्षेत्र,
जो क्षेत्र छूट गया हो, मान लीजिए कि भारत और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें, तो इन दोनों का जब विभाजन हुआ था, उस विभाजन के समय हो सकता हो कि मध्य प्रदेश का कुछ भाग छत्तीसगढ़ में चला गया हो, तो वो छत्तीसगढ़ से डिमांड कर रहा है कि लाओ भाई हमारा जो ये इतने किलोमीटर वाला एरिया जो है वो वापस हमें फिर से हमें जो है फिर हमें रिटर्न करो, मतलब कि हमें वापस दो। ये मध्य प्रदेश कह सकता है, किसको कह सकता है? छत्तीसगढ़ को कह सकता है। क्यों? क्योंकि वही तो विभाजन हुआ है, छत्तीसगढ़ वही तो बना है, वो तो जो मध्य प्रदेश का कुछ भाग लेकर चला गया। तो इस प्रकार से जो है हम मध्य प्रदेश का कोई राज्य क्षेत्र अगर किसी अन्य राज्य में चला जाता है, या फिर किसी भी राज्य का कोई राज्य क्षेत्र किसी अन्य राज्य में चला जाता है, तो उसकी डिमांड के लिए भी अनुच्छेद 3 में विवरण दिया गया है। फिर हम बात करें सीमाओं का, तो सीमाओं का यानी कि अगर किसी भी राज्य का निर्माण हो रहा है तो उसकी सीमा क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश कुल ऐसा बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है आपका ना प्यारा सा मध्य प्रदेश। ये देख लीजिएगा आप, ये प्यारा सा मध्य प्रदेश बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है। ये प्यारा सा मध्य प्रदेश ये आता है, ये क्षेत्र इसे विलीनीकरण वाला हो जाता है, और ये जो है इस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई मध्य प्रदेश की बात। ठीक है, इस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश बना हुआ है। ठीक है, तो हमने मध्य प्रदेश की बात की। ये मध्य प्रदेश कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, व्यवस्थित नहीं बना होगा, लेकिन फिर भी बता दूं कि मध्य प्रदेश कुछ इस प्रकार से जो है बना हुआ है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की बात हुई। तो मध्य प्रदेश की बात के बारे में हमने बात करा कि उसकी कोई भी सीमा क्षेत्र कितना होता है, इसका विवरण भी जो है हमें अनुच्छेद नंबर 3 में मिलता है। किसी भी प्रदेश के नाम में परिवर्तन, मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसने दिया? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा था, भारत का हृदय कहा था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, तो जो है उसका नामांकरण, उसका नाम में परिवर्तन, तो किसी भी राज्य के नाम में अगर परिवर्तन करना हो तो इसके बारे में भी विवरण हमें जो है अनुच्छेद नंबर 3 में मिलता है। ठीक है, ये समझ पा रहे होंगे आप। अनुच्छेद नंबर 3 में राष्ट्रपति को सूचना देकर एक नए राज्य का निर्माण, वर्तमान किसी भी राज्य के क्षेत्र में जो भी किसी प्रकार से बदलाव लाना, किसी की सीमाओं में परिवर्तन किया जाना, या फिर उसके नाम में परिवर्तन किया जाना, ये सभी बात का विवरण हमें अनुच्छेद नंबर 3 में मिलता है। फिर हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद नंबर 4 की। संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि। अनुच्छेद 2 में या तो हम किसी अन्य देश से किसी अन्य राज्य का निर्माण कर रहे हो, और अनुच्छेद 3 में या तो हम किसी अन्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हो, अन्य राज्य का निर्माण कर रहे हो, या फिर उसके सीमा में कुछ भी बदलाव ला रहे हो, या फिर हम बात करें तो उसमें जो है हम नाम उसका परिवर्तन कर रहे हो। तो इस प्रकार के बदलाव से, यानी कि जब भी अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर 3 में किसी प्रकार का बदलाव किया, किसी प्रकार से वह विधि लागू होती है, अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर 3 की विधि लागू होती है, तो अनुच्छेद नंबर 368 के प्रयोजन से, अनुच्छेद नंबर 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। सीधी सी बात है, मैं आपको बताऊं, अगर हम अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर 3 अगर हम इसमें किसी प्रकार का विधि लागू करते हैं, या फिर इसमें ये अगर हम इसके नियम लागू करते हैं, तो इसको किसी प्रकार का संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि यह क्या है, एक नए राज्य का निर्माण है, या फिर किसी राज्य का उसके सीमा क्षेत्र में बदलाव, या फिर उसके नामांकन की बात की जाती है, तो इसे जो है किसी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि यह बात अनुच्छेद नंबर 368 में लिखी गई है। अनुच्छेद नंबर 368 में लिखी गई है कि अगर किसी प्रकार से अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर 3 लागू होता है, तो वह अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।
ठीक है, समझ पा रहे होगे आपके संविधान संशोधन जो है यह नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि हमने आपको कल बताया था कि हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। क्या लिया है? दक्षिण अफ्रीका से जो है संशोधन पद्धति ली है। किसके संशोधन? संविधान के संशोधन की पद्धति के बारे में हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। अनुच्छेद नंबर 368 में उसका विवरण मिलता है। तो वह जो पद्धति हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है उसका विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसका विवरण मिलता है, जिसमें कि कहा गया है कि जब भी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 लागू होगा या फिर उसमें किसी विधि निर्माण की प्रक्रिया होगी तो उसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, पहले हम अनुच्छेद नंबर 1 की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको जो है थोड़ा सा एक बार रिवाइज कराता हूँ। भारतीय संविधान भाग 1 की बात कर रहा हूँ। तो भाग 1 क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उसके पता चलता है। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 के में इसका विवरण मिलता है। फिर हम बात करें तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत राज्य का एक संघ है और ये अपने किसी भी भारत के जितने भी राज्य हैं वह जो है अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर अनुच्छेद 2 की बात करें तो इसके अंदर क्या है? किसी अन्य विदेशी राज्य जो कि भारत में मिलना चाहता है तो बिल्कुल उसको मिलने के लिए जो है रोका नहीं जाएगा। अगर राष्ट्रपति इस बात की अनुमति दे देता है कि संसद को कि आप बिल्कुल उस राज्य को जो है भारत में मिला लीजिए तो वह जो है भारत में विलय कर लेता है। कोई भी राज्य, किसी भी विदेशी राज्य की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, फिर अनुच्छेद 3 की बात करें तो किसी नए राज्य का निर्माण भारत में ही और उसके नामांकन करना या फिर उसकी सीमा क्षेत्र में बदलाव करना, इस प्रकार की बात अनुच्छेद 3 में दी गई। और अनुच्छेद 4 की बात करें हमने, अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अगर किसी प्रकार की विधि का निर्माण होता है या फिर ये इसका अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद 3 की जो जब भी लागू होता है तो इसमें जो है इसको हम संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? तो यह बात अनुच्छेद 368 में लिखी हुई है कि आप जो है इसको संविधान संशोधन ना माने। ठीक है, समझ आया होगा आपको। तो ये जो हुआ हमारी इतनी सी प्रोसेस जो है हुई। तो हमने आज पढ़ा है संविधान का भाग 1। ठीक है, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है और हम कल से पढ़ेंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। क्यों भाई? क्योंकि हम राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्यों का पुनर्गठन भी हमें पढ़ लेना चाहिए साथ में। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं, ये हमारा इतना सा टॉपिक जो है कंप्लीट अच्छे से क्लियर हुआ है। फिर हम बात कर रहे हैं भारतीय राज्यों का इतिहास। भारत के राज्यों के इतिहास की बात करें हम तो आज़ादी के समय भारत 552 से अधिक देशी रियासतों में टूटा हुआ था। भारत क्या था? भारत के अंदर 552 से अधिक अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में देशी रियासतें हुआ करती थी। अंग्रेजों ने इन देशी रियासतों को अंग्रेजों ने इन्हें यह अधिकार दिया कि ये रियासत भारत या पाकिस्तान में मिल सकते हैं। कब? विभाजन के समय उनको कहा गया कि आपकी इच्छा अनुसार आप या तो भारत में जा सकते हो या आप पाकिस्तान में जा सकते हो। आप कहीं भी जा सकते हो जहां आपकी इच्छा हो, या स्वतंत्र देश के रूप में बन सकते हो। आप अगर चाहे तो आप भारत में विलय कर सकते हो या आप पाकिस्तान में विलय कर सकते हो, और आप अगर चाहे तो आप अपने अलग देश का निर्माण कर सकते हो। ऐसी बात अंग्रेजों ने जो है भारत की कुल एक 552 से अधिक रियासतों को कहा था। ठीक है, इन रियासतों को भारत में मिलने का कार्य सरदार पटेल तथा के मेमन ने किया। रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य, कितनी 552 से अधिक रियासतें थी। अंग्रेजों ने कहा कि तुम अपनी इच्छा अनुसार या तो भारत में मिल सकते हो या फिर पाकिस्तान में मिल सकते हो, जो तुम्हें इच्छा चाहे उसमें तुम मिल सकते हो। और एक और प्रावधान, एक और उनको जो है अधिकार दिया गया कि अगर आप चाहे तो अपने एक अलग देश और अलग राज्य का निर्माण भी आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा जो है अंग्रेजों ने देशी रियासतों को दिया था। ठीक है, तो जो रियासतों के एकीकरण का जो कार्य था, भारत में रियासतों के एकीकरण का जो कार्य था वह
सरदार पटेल को दिया गया था। किसको दिया गया था? सरदार पटेल और के मेमन को दिया गया था। इन्होंने सभी रियासतें भारत में विलय करा दी। इन्होंने सभी रियासतों को भारत में विलय करा दी, किंतु 3 रियासतें विलय के लिए तैयार नहीं थी। किंतु 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थी, वो भारत में मिलना नहीं चाहती थी। कौन कौन सी रियासतें? तो मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की बात करूँ, जूनागढ़ की बात करूँ या हैदराबाद की बात करूँ। ये तीनों रियासतें ऐसी रियासतें थी जो कि भारत में मिलना नहीं चाहती थी। ठीक है, तो जो है हमने इस बारे में आपको बताया। ओके, इसी के साथ में जो है हम इन तीनों को भी जो है आपको हम कल अच्छे से एक्सप्लेन करवा देंगे। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा। और जो है आपका अगर कोई भी डाउट हो, आपको समझ ना आया हो, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें आपको ऐसे बहुत से वीडियो मिलेंगे जो कि आपकी बड़ी से बड़ी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही अच्छे सहायक सिद्ध होंगे। ठीक है, तो डीके एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। ठीक है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है आप ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलता हूँ साथियों, उसी के साथ में जय हिंद, वंदे मातरम।